अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। हमारी जो सीरीज़ माशाल्लाह चल रही है, जिसमें माइंडफुल लाइफ के अंदर लास्ट एपिसोड में हमने स्टार्ट लिया था डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को, और उसमें तीन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन किया था, जिसमें बॉर्डर लाइन थी, पैसिव एग्रेसिव थी और नेसेसिटिक थी। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें रह गई थी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, और उसको हमने पार्ट 1 कंसीडर किया, और ये उसी का पार्ट 2 हम उसके साथ पार्ट 2 जो है वो कनेक्ट करके इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और उसमें जो चीज़ें रह गई थी ताकि वो आप व्यूअर्स तक, लिसनर्स तक हम पहुंचा सकें। लेके चलते हैं आपको आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन, माशाल्लाह इस प्रोग्राम के दिलदादा, हमारे भाई, हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम ज़फ़र, चूँकि ये टॉपिक जो हमने अभी अपनी माइंडफुल सीरीज़ में शुरू किया, पर्सनैलिटी और फिर पर्सनैलिटी टाइप्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का, ये जैसे हम आपस की डिस्कशन में करते रहे हैं बात कि ये इट्स क्वाइट लेंदी जी, और ये मेरी ख्वाहिश थी और है कि हम इसको कोशिश करके आम फहम ज़बान में लोगों तक पहुंचा सकें, और वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए कि जिसमें वो जब भी कभी उस वीडियो को देखें तो उनको इतना मालूमात बेसिक हों कि जिससे वो अपनी शख्सियत के बारे में, लोगों की शख्सियत के बारे में अपना जांच कर लें, जायज़ा ले लें। और इसमें फिर ज़ाहिर है कि जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हाफिज़ मसरूर अली, उनकी भी हमने पिछले 2 एपिसोड्स में हेल्प ली, और आज भी हमें ज़रूरत शायद पड़े उनकी, हम हेल्प लेंगे, उनसे भी हम पता करेंगे। तो चूँकि लेंदी है तो इधर उधर की बातों की बजाय मैं चाह रहा था कि 1-2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को मैं एलिब्रेट कर दूं, फिर बाकी के लिए हम मसरूर से हेल्प लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको शक्की मिजाज शख्सियत कहा जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है, हमारे इर्द गिर्द में बहुत मिलता है, लेकिन हम इसको तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि वो छोटी-छोटी चीज़ों को बारीक-बीनी से देख रहे होते हैं। जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को उनके लिए बहुत अहम होता है, वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। खैर एनीवे, शक्की मिजाज शख्सियत पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस तरह की शख्सियत की 2 बुनियादी शख्सी खुसूसियात होती हैं, एक शक व शुबा, दूसरी हसासियत यानी ओवर सेंसिटिविटी, और एक पैरानोया। ये दोनों मिलकर शख्सियत पे एक ऐसी बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा कर देती हैं जो रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के तमाम लोगों, रिश्तों, चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेती है और मुतल्लिका फ़र्द माशरे से कटता चला जाता है। इस तरह की शख्सी खुसूसियात के हामिल अफराद हर मामले, हर शख्स को शक की निगाह से देखते हैं। वो ये समझते हैं कि दीगर लोग उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या उन्हें धोखा देने पर तुले बैठे हैं। ऐसे लोग दीगर लोगों पर एतमाद नहीं करते और उनकी वफादारी पर शुबा करते हैं। यही वजह है कि वो आसानी से दोस्ती नहीं कर पाते और ना ही खुले दिल से महफिलों में शिरकत कर पाते हैं। इन्हीं बातों की बुनियाद पर दीगर अफराद ऐसे लोगों को ये समझते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा राजदार और खुफिया मामलात में मुलव्वस हैं और गलती की हद तक खुद इन्हिसारी पर भरोसा करते हैं। ये लोग हंसी मजाक और तफरी से भी दूर होते हैं, ज़िद्दी कच बहस भी दिखाई देते हैं, किसी भी नए मामले या मसले के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करते हैं और उस मामले या मसले के वो रुख ढूंढने लगते हैं जो उनकी नज़र में उनके मफादात के ख़िलाफ़ हों। ये छानबीन और बाल की खाल निकालने वाला रवैया बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि फिर दीगर लोगों को ऐसे लोगों की ज़हनी सेहत पर भी शुबा होने लगता है। इस नौइयत के अफराद की एक और अहम बुनियादी शख्सी खुसूसियत ये यकीन होता है कि वो सबसे यानी इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा अहम हैं, आला और साफ़ के मालिक हैं और दीगर लोगों से मुमताज़ और मुनफरिद हैं। उनको अंदरूनी तौर पर ये यकीन होता है कि वो आला और अरफा सलाहियतों और ज़हनियत के मालिक हैं और बड़े से बड़े मसले को हल कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस ख्याल और यकीन के साथ जब वो अमली तौर पर जद्दोजहद करते हैं, उनको किसी मकसद में कोई हल्की फुल्की कामयाबी हासिल होती है तो वो उसकी तौजीह ये पेश करते हैं कि उन्हें मुकम्मल और भरपूर कामयाबी इसलिए नहीं हासिल हो सकी कि दीगर लोगों ने उनकी राह में रोड़े अटकाए थे, उनको धोखा दिया था, उनको फ़रेब के जाल में गिरफ्तार कर दिया था, तभी वो पूरी सलाहियतों को बरकार नहीं ला सके। बाद औक़ात ये एहसास बरतरी और ख़ुद को अफजल मुमताज़ समझने का ख्याल काफ़ी अरसे तक बरकरार रहता है। इन लोगों में हसासियत भी कूट कूट कर भरी होती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर सीखपा हो जाते हैं जबकि सामने वाले ने ऐसी कोई हरकत नहीं की होती। इसी वजह से दीगर लोग इन अफराद को ख़ुद पसंद, ज़िद्दी, नाकाबिल एतबार, चिड़चिड़े, मुश्किल पसंद और गैर मुदल्लिल समझने लगते हैं। इस तरह के लोग बजाय गैर जज्बाती और एहसासात से आरी दिखाई देते हैं और मोहब्बत और शफ़क़त के इज़हार से महरूम होते हैं। ये लोग किसी भी मामले में पहले से ही गलत अंदाज़े लगा लेते हैं कि उन्हें
गैर ज़रूरी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ये लोग तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ख्वाह वो नेक नियति से क्यों ना की गई हो। शक के साथ साथ हसद, जलन और नफ़रत का एहसास भी इन लोगों में दीगर लोगों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। ये लोग अपने दिलों में बिलावजह इस बात की परवरिश करते हैं या इस गैर फितरी उम्मीद में मुब्तला होते हैं कि लोग उन्हें नुकसान पहुँचा देंगे या उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे। ये आम बातों और मामूली जुमलों या इशारों को भी ख़ास माने पहना देते हैं कि इनका रुख उनकी तरफ है। इस तरह के लोग दूसरे की गलती या कोताही को आसानी से माफ़ नहीं कर देते, बल्कि उन्हें दिल में रखते हैं और फिर मौका मिलते ही बदला लेने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की बेएतबारी, हसासियत, एहसास बरतरी और शक शुबे का बाद औक़ात ये हाल हो जाता है कि वो अपने शरीके हयात की वफ़ादारी पर भी शक करने लगते हैं। इन लोगों का रवैया और मनफी शख्सी खुसूसियात की ज़्यादती आहिस्ता आहिस्ता उन्हें माशरे से अलहदा करती चली जाती है। कभी कभी ये मौका आता है कि अपने ही घर में अजनबी ठहरते हैं और तन्हाई और गोशा नशीनी इनका मुकद्दर बन जाती है। ये मैंने अभी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हाईलाइट किया। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो हमारे इर्द गिर्द रहती है वो भी, और हम उसको इतना ज़्यादा नहीं वो कर रहे होते, ओवरलुक कर रहे होते हैं, या हम उसको कह देते हैं कि तो इसका मिजाज है, लेकिन वो बहरहाल गड़बड़ घोटाला होता है और हमें प्रॉब्लम का वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आती है। जी एग्जैक्टली। वो है जज्बाती या जल्दबाज शख्सियत, इम्पल्सिव पर्सनैलिटी या इम्पल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस नौइयत की शख्सियत के हामिल अफराद को अपने जज्बात और एहसासात पर कोई काबू नहीं होता, मनमोजी होते हैं, जिस वक्त जो जी में आता है कर गुजरते हैं, ख्वाह बाद में उस काम का उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। ये लोग अपने एहसासात और ख्यालात पर पर्दा नहीं डाल पाते। उनके चेहरे और आंखों के ज़ाविये हर लहजा उनकी अंदरूनी कैफियत और दिल की बात की चुगली खाते रहते हैं। इसी वजह से अक्सर औक़ात इन लोगों की आम लोगों के साथ नहीं बन पाती और दीगर लोगों से उनके ताल्लुकात कशीदा और कबीदा खाते रहते हैं। ये लोग आमतौर पर गुस्से के भी तेज़ होते हैं। उनका गुस्सा अचानक और शदीद होता है और अमूमन किसी वजह के सबब होता है, मगर हाथापाई और मारपीट की हद तक भी पहुँच जाता है। इन लोगों की जल्दबाजी और जज्बातियत उनसे मुंसलिक दीगर लोगों के लिए भी मसाइल का पेशगमा बन जाती है, मगर ये अपनी गलती कबूल नहीं कर पाते। तो ये दो इम्पॉर्टेंट शख्सियत की जो खूबियाँ या खुसूसियात आप कह लीजिए जो भी मैंने डिस्क्राइब की, ये इस तरह के लोग भी हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ मौजूद होते हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी उनके हवाले से कोई एक्शन नहीं ले पाते। ये समझते हैं कि ये इनके मिजाज का हिस्सा है तो हमें इनके साथ रहना है, लेकिन किसी भी तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ रहना हमारे लिए मसाइल का बायस बनता है। एनीवे, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शदीद नौइयत की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और इसमें मुब्तला लोगों के साथ रहना वाक़तन हकीकतन ज़िंदगी को अज़ाब बना देता है। सही। तो इस हवाले से डॉक्टर मसरूर को हम दोबारा मैं चाहता हूँ कि लाइन पे लें और देखें कि वो इस हवाले से क्या रेमेडी हमें सजेस्ट करते हैं। तो लेट्स गो बैक एंड आस्क डॉक्टर मसरूर। यहाँ व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर हाफिज़ मसरूर साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तस्मानिया स्टेट के अंदर जो है अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं एज अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर। अभी हमने उनको ऑनलाइन लिया है। अच्छा मसरूर, लास्ट एपिसोड में आपसे बात हो रही थी 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और 2 मज़ीद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मैंने आपसे शेयर किए थे, और मैं चाह रहा था कि आज के एपिसोड में काइंडली आप उन सारे 4-5 पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उनकी रेमेडी या रेक्टिफिकेशन के हवाले से जो उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनको आप क्या सजेशन देते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बन सके, क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो आमतौर पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हामिल लोग अपने आप को राज़ी नहीं कर पाते और फोर्सिबली ट्रीटमेंट भी मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और हम आइडेंटिफिकेशन के बाद और बावजूद भी मजबूर होते हैं कि अब हम क्या करें। तो काइंडली उस हवाले से आप थोड़ी सी गाइडलाइन दें, और ज़फ़र भाई के भी कुछ सवालात से नार्सिज्म या नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के हवाले से वो भी आपसे कुछ करेंगे, तो मैं फ़ोन ज़फ़र को दे रहा हूँ, तो काइंडली आप उनको ज़रा गाइड करो। Again, we are with you and sorry to disturb you because there is too much difference as per the timing schedule. आपके पास इस वक्त एक अच्छा खासा हमारा और आपका 5-6 घंटे का नियर अबाउट डिफरेंस है टाइम का, उसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। मसरूर भाई ये बताइएगा कि लास्ट एपिसोड में जिस तरह से हमारा डिस्कशन चला था, बॉर्डर लाइन जो पर्सनैलिटी है डेफिनेटली वो एक सेंसिटिव और एक डेंजरस पर्सनैलिटी है,
वो कभी भी अपने आप को इस लेवल तक नुकसान पहुंचा सकती है कि सामने वाले को तो पहुंचाएगी नुकसान, बट आपको खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है, सामने वाले को भी पहुंचा सकती है। पैसिव एग्रेसिव जो है वो ठीक है, वो अंडर कंट्रोल आपने कहा था कि उसके साथ रहा जा सकता है, और जो नर्सिसिस्टिक एक पर्सनालिटी है, नर्सिसिस्टिक के साथ भी रहा जा सकता है, लेकिन उसके साथ भी उसी हिसाब से, उसके तरह से, उसकी कंडीशंस के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके। दो शख्सियत और आज डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब की हैं, जिसमें एक शक्की मिजाज जो लोग होते हैं, और दूसरी जो है दूसरा इम्पल्सिव जो है, जो इम्पल्सिव का डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि वो तो डायरेक्टली मारपीट पे उतर जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मेरे ख्याल में क्या इम्पल्सिव जो पर्सनालिटी की जो खसूसियात हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जिस तरह से माह रमज़ान के अंदर अफ्तारी के टाइम में हर बंदा इम्पल्सिव हुआ होता है सिग्नल क्यों बंद है, ट्रैफिक क्यों जाम है, सब गुस्से में, सबको वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, हम थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं, अगर मतलब ये है कि पर्सनैलिटीज को, लेकिन अगर आप वन बाय वन देखते हैं कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की चूंकि आपने जिक्र किया कि उसमें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो भी पर्सनैलिटी हैं उनमें 2 या 3 जो है ना सिचुएशन ऐसी होती हैं कि अगर वो आदमी जो है ना उनको जहन में रखे तो उनको मतलब ऐसे सिचुएशन से अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है, जो कि मतलब डिस्ट्रेसफुल होती है। मिसाल के तौर पे हर शख्स जो है उसकी जो है ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। बिल्कुल सही। आप मतलब ये है कि अगर आपको, डॉक्टर साबिर का यही सवाल था कि दवाइयां तो नहीं खाएगा मरीज, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो उसमें इंसाइट भी नहीं होती है, लेकिन निगोशिएशन जो है ना एक ऐसी चीज है जो कि मतलब घर वालों को लर्न करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी किसी घर में है, उसको पता होना चाहिए कि निगोशिएशन जो है ना वो कहाँ तक हम कर सकते हैं। अच्छा, निगोशिएशन के लिए हर शख्स की कमजोरी जो है ना, हर शख्स की कम, ये नहीं कि हम सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले मरीज की बात कर रहे हैं, जो रह रहा है उसके साथ उसकी भी कुछ कमजोरियां होती है। होता है क्या है कि वो अपनी प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लैश जब होता है, वो हम दूसरे को तो ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको, लेकिन उसके साथ जो लोग रह रहे हैं उनका उससे क्यों क्लैश हो रहा है, उनकी भी एक पर्सनैलिटी है, इसलिए उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने अंदर कुछ तब्दीली ला सकते हैं, बजाय इसके कि उसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। अच्छा, जब अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो जो है ना उससे निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म होते हैं ये लोग, आप क्रिटिसाइज ना करें। जैसे द मोमेंट यू विल क्रिटिसाइज, द नेक्स्ट मोमेंट जो है ना वो इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो एक तो सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म होते हैं, ट्राई नॉट टू क्रिटिसाइज देम। अब जब क्रिटिसाइज बंदा करता है ना, या ये देखिए रवैया हमारे घरों में, हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है घरों में इसी वजह से होती है कि हम एक दूसरे पे तनकीद कर रहे होते हैं। अगर हम तनकीद करने की बजाय जो है, तो एक तो ये काम है। दूसरा, फिर अवॉइड द कन्फ्रंटेशन। अब होता क्या है कि किसी चीज पे जो है ना आप मतलब ये कि दोनों लोगों में से जो है ना कोई जो है मुत्तफिक नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उनसे कन्फ्रंट करें। बहुत सारी जो है ना आपको देखना चाहिए सिचुएशन को कि हम जो है उससे कैसे जो है ना मतलब बजाय कन्फ्रंट करें, उससे बेहतर है कि उसको अवॉइड कर लें उस सिचुएशन को, बजाय उसमें कूदें। तो उस सिचुएशन को एक तो अवॉइड करना, कन्फ्रंटेशन को। पहली बात मैंने क्या बताई, और ये मैं सिर्फ बॉर्डर लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, ये अभी इम्पल्सिव की भी मैं बात करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निगोशिएशन। देखें, हर शख्स की कमजोरी होती है। आपके साथ मिसाल के तौर पे कोई शख्स ऐसा रह रहा है जिसके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हर वक्त जो है ना उसके डिसऑर्डर का जो है ना वो रिएक्शन नहीं हो रहा था, हर वक्त जो है ना वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की जो है ना वो एक्सपोज नहीं कर रहा होता है। उसके फेजेस आते हैं, उसके जो है ना मूवमेंट्स आते हैं। कभी कभी तो 1-1 हफ्ते तक ठीक चल रहे होते हैं वो, कभी ये होता है कि दिन में 2 दफा भी। जब वो सही होते हैं, आप उस वक्त जो है ना उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, उस कमजोरी को जो है मद्देनजर रखते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश करें, बजाय कि उस वक्त आप जो है ना जिस वक्त सिचुएशन में ट्रिगर हुए हैं। चौथा भी मैंने वर्ड यूज किया ट्रिगर का। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रिगरिंग फैक्टर्स। हर घर में कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है हमने कि हमने जो है वो अवॉइड करना है कन्फ्रंटेशन को। नहीं, सबसे पहले काम करना है हमने जो है ना क्रिटिसिज्म को जो है ना, दे आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, डोंट क्रिटिसाइज, ट्राई टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन।
उसके बाद आपने जो है उनसे निगोशिएट करना है। और चौथी बात यह है कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स को जो है ना आपने देखना होगा कि कौन सी चीज जो है ना, तो ये चीजें एक दिन में तो नहीं होती, तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर इन 4 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत हद तक जो है आप काम कर सकते हैं उन लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि उन लोगों के साथ जो है वो मतलब जीना मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी के हाथों जो है ना वो परेशान हो रहे होते हैं दूसरे से ज्यादा, क्योंकि हमारी भी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो हम बजाय ये कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें। अच्छा, अभी आपने इम्पल्सिव की बात की। इम्पल्सिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। इम्पल्सिविटी होती ही कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है सिचुएशन, तो उसके बाद इम्पल्सिविटी होती है। अब ट्रैफिक लाइट है, वो ट्रिगरिंग फैक्टर है। किसी को मतलब ये कि घर पहुंचना है, रोजे का टाइम हो रहा है, ट्रैफिक लाइट पे जो है उसको रोक दिया गया है, तो ये दिस इज द ट्रिगरिंग फैक्टर। अब उसका क्या हल है? लोग जो हैं फिर अपने पास टाइम रख के चलें। अगर टाइम रख के नहीं चलेंगे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का तो सारा जो है वो ट्रीटमेंट ही यही है कि अपनी चीजों से रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब नहीं होगी तो देखें, अब किसी प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करें कि उसको जो है उसका लेवल सेकेंडरी का होना चाहिए, हमें प्राइमरी के ही लेवल पे उसको हैंडल करना पड़ेगा। हम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके पास टाइम शॉर्ट है, उसके पास जो है ना रश लगा हुआ है, और हम उससे कहेंगे वो बहुत सब्र के साथ चलेगा। मुझे बताएं वो कैसे चलेगा? तो ये सारी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जी मसरूर भाई, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है छोटा सा रेज करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर अफ्तारी का टाइम हो रहा है, ठीक है, और ट्रैफिक जाम है या ट्रैफिक सिग्नल बंद है, समथिंग लाइक एस, तो उसको पहले से अपने टाइम में वो स्पेस लेके चलनी चाहिए, और ताकि वो उसी हिसाब से चले, उसको पता कि मेरा ट्रिगर पॉइंट ये है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा और इस सवाल को ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब चाहूँगा। आपसे एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आप मसरूर साहब से वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूज़, चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ, और डॉक्टर मसरूर साहब हमारे साथ ऑनलाइन हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी मसरूर भाई, पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ कोई ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेफिनेटली ही इज़ द पेशेंट या शी इज़ द पेशेंट। अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सेशन के लिहाज से, या मेडिकेशन के लिहाज से, फार्मास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डेफिनेटली वो पेशेंट तो कहलाएगा ना सर? जी बिल्कुल कहलाएगा, इसीलिए वो डिसऑर्डर कहा जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और उसको इलाज की जरूरत है। लेकिन उसका इलाज जो है, साइकेट्री के बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं होता है, लेकिन यह है कि फैमिली थेरेपीज भी होती हैं। और चूंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो जाहिर है कि उससे घर वाले भी मुतासिर, तो उनको भी हमें एंगेज करना पड़ता है, उनको भी जो है ना गाइड करना पड़ता है कि ऐसे लोगों के साथ जो है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि इतनी अभी एजुकेशन नहीं है, आपने जैसे मतलब पहले भी जिक्र किया था कि नफ्सियाती जो है बीमारियों को पागलपन समझा जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें तो लेकिन देखे ना, ये तो अब ऐसा नहीं है, खैर आज से 20 साल पहले और अब में बहुत फर्क आ गया पाकिस्तान में, लेकिन और इसकी जरूरत है। मजीद यहाँ क्यों नहीं ऐसा समझा जाता? यहाँ क्यों इतनी आसानी से जो है ना मरीज को जो है ना, यहाँ तो साइकेट्रिस्ट के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं। मतलब इतने लोग जो है ना साइकेट्रिस्ट के मतलब ट्रीटमेंट के लिए जो है ना, मतलब ये कि अपने आप को जो है ना समझते हैं कि उनको जरूरत है। तो ये एजुकेशन जब तक नहीं आएगी, एक एजुकेटेड पर्सन जो है सर, कि एजुकेटेड पर्सन खुद अपने लिए किसी भी साइकेट्रिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट लेता है कि जी मुझे चेक कराना है, मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे घर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी ज़िंदगी को लेके चलने में प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली वो एक गाइडेंस एक ले रहा होता है, उसमें जो वो सेशन ले रहा होता है, या उसमें अगर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, या वो स्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा होता है, तो उसको ये चीज़ एजुकेशन फील करा रही थी। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पहले की निस्बत 10 साल पहले की निस्बत अब है, काफ़ी फ़र्क आया। लेकिन अभी भी यही है कि बहुत सारे केसेस के अंदर डॉक्टर साबिर साहब के साथ मैं 2-3 दफ़ा मौजूद रहा कि अगर किसी पेशेंट को लाया जाता है तो सबसे पहले तो वो गेट के ऊपर जब नफ्सियाती देखता है लिखा हुआ है तो वो तो उस चीज़ से भागने की कोशिश करता है, मैं कोई पागल थोड़ी जो आप लोग मेरी ट्रीटमेंट कराने लाएं। बाज़ों को डॉक्टर साहब के साथ सामने बैठा होता है तो पेशेंट वो लड़ने को तैयार हो जाता है डॉक्टर साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे होते हैं तो, और पेशेंट जो है वो लड़ रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वहाँ तो इनके पेशेंट को जो है मैं दाद देता हूँ और मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि यही तो हमारी तरबियत होती है। तो पाकिस्तान में इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये एक बीमारी है जिसका हमें पता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमने बीमारी जो है वो सिर्फ नज़ला ज़ुकाम बुखार को ही बीमारी समझा हुआ है, इसके अलावा हम किसी बीमारी को बीमारी समझते नहीं जो हमारे न्यूरो से रिलेटेड होती है। जी
तो देखे ना, जब अगर हमें अपना प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो वही उसका हल होता है ना। जी जी। कि हम क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट को एक चीज का जो है जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा जी जी। तो हम उससे कैसे तवक्का रख सकते हैं। तो अगेन यही प्रॉब्लम है कि हम बीमारियों के बारे में जब हम बताते हैं तो हमें हमारी पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि लोगों में जो है नफ्सियाती बीमारियों के बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए। अब जहाँ जहाँ अवेयरनेस है वहाँ वहाँ फायदा है। तो जिसको अवेयरनेस नहीं है तो आप मतलब प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया ना कि उसको पता ही नहीं है। कि मतलब ये ऐसी बात है कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि इस गिलास में जो है ना मतलब पानी में जहर है तो उसको पता ही नहीं होगा तो पिएगा ना, तो इसमें उसका कसूर नहीं है जब तक कि उसको बता ना दिया जाए। तो इसलिए अवेयरनेस इज नेसेसरी। तो मैंने जी 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 सर प्लीज। उसके बगैर आप देखें, उसके बगैर आप कोई भी काम करने के लिए उसको समझना जरूरी होता है। और ये लंबा अरसा होता है, इसमें कोई ये नहीं कि आज आप किसी को अवेयरनेस देंगे तो ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा। जहाँ जहाँ अवेयरनेस है वहाँ वहाँ फायदा है। जिन लोगों को मतलब साइकेट्री की अवेयरनेस है, साइकेट्रिस्ट के पास अभी भी पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत बिजी साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई जो है वो खाली बैठे हुए हैं कि बस नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नीड है अवेयरनेस की, अभी भी बहुत ज़्यादा नीड है। 5 पर्सनालिटीज़ को, जी बिल्कुल, 5 पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब किया था और 5वीं पर्सनालिटी डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब की थी शकी मिजाज जो लोग होते हैं शक के ऊपर। क्या शकी मिजाज की ये जो एक डिसऑर्डर पर्सनालिटी है क्या शादी के बाद ख़वातीन में ज़्यादा आ जाती है? डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड सा एक क्वेश्चन आया है जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड एक क्वेश्चन आया है ये मेरी तरफ से। देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो 18 साल की उम्र के बाद कर सकते हैं ना। अब अगर शादी के बाद कोई आया है औरतों में आ गई है जी जी जी। तो सबसे पहले तो देखने की बात यह है कि क्या ये मतलब ये कि सिर्फ शक है या इसके पीछे भी कुछ कहानी है। दैट्स ग्रेट, मतलब गुड। ऐसे ही जो है ना मतलब वक्त करता है परवरिश वर्षों, हादसा एकदम नहीं होता। हादसा वो एकदम अगर नहीं किसी होता। के शक अगर आ गया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कुछ लवाजमात भी होंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो शक की पर्सनैलिटी तो फिर पहले से होगी, लेकिन अब पहले ठीक ठाक थे और अब शक पैदा होने लग गया है तो उसके कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग, वो जरूर जो है ना होंगे उसके। तो हाँ, हमें बहुत सारी चीजें जो है ना एक्सप्लोर करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा जो है वो आपसे ये सारा सेशन रहा, हमारा डिस्कशन रहा। डॉक्टर साहब आप जी आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा मशरूर भाई। मैं जो है मोबाइल असद प्लीज़ ज़रा डॉक्टर साहब को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। Thank you, Masroor. I think you have tried your best to grasp the things in very short time, क्योंकि ये अभी भी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा comprehensive हो सकी, लेकिन अब ज़ाहिर लिमिटेशंस होती हैं टाइम की। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड के लिमिटेशंस के अलावा पहले ये मुझे मतलब शाम अचानक जब पता चला वो कि इस पे बात करनी है तो जो भी बात हो रही है वो जाहिर है कि अपने सारे उसके ऊपर हो रही है, कोई प्रिपरेशन के बगैर हो रही है। तो उसमें पता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इवन जफ़र तक को भी नहीं पता होता कि आज किस टॉपिक को हमने रिकॉर्ड करना है, क्या करना है। उसमें स्पॉन्टेनियस जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना वो बेस्ट रहती है। बाकी अगर हम तैयारी करें तो ख़ास तौर पे अलग एक एकेडमिक प्रोग्राम बन जाता है। एकेडमिक ज़्यादा आ जाती हैं उसमें, आम फहम ज़बान आम फहम आदमी के लिए बहुत कम कुछ हो पाता है। खैर बहरहाल ये मेरी अपनी थ्योरी है, आई माइट बी वेरी मच रॉन्ग, लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन। ये सारी जिंदगी इसी उसमें गुजरी है तो मतलब उसमें भी बोलने में कोई मसला नहीं होता। और मैं तो हमेशा आई एम ऑलवेज हैप्पी टू टॉक अबाउट द डिफिकल्ट टॉपिक्स जितने भी हैं। हाँ, उसपे मजा आता है। डिफिकल्ट पिच पे खेलने में अचानक से कोई बॉलर आ जाए डिफरेंट जिसको आपने पहले कभी ना खेला हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल यार। अच्छा, फिर अभी कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर अभी यानी जब भी कभी रिकॉर्डिंग होगी या कोई टॉपिक ऐसा इंटरेस्टिंग होगा तो फिर मैं तुम्हें दोबारा ज़हमत दूंगा। तो अब फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ तुमसे गुफ्तगू को। तुम्हें कोई आखिर में कोई मैसेज दे? कभी ऐसा हो तो थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग का डेज का यार इत्तेफाक से आज का दिन बड़ा, वरना तो कभी मैं मेलबर्न गया हुआ होता हूँ या कभी नहीं वो देखो एक बात तो तय है, जब भी कभी रिकॉर्डिंग होगी दैट वुड बी हेल्ड ऑन सैटरडेज का दिन होगा। टाइमिंग यही पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ज़ाहिर है, वो मैंने तुम्हें बता दिया था कि इन टाइमिंग में। तो ये 2 चीज़ें तो हैं। अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी थोड़ा सा 1-2 घंटे आगे पीछे, उसके हिसाब से और कुछ नहीं होगा। टॉपिक मैं तुम्हें कोशिश करूंगा कि पहले से बता दूं और फिर सैटरडे का भी पहले से पता हो क्योंकि एवरी सैटरडे नहीं आई नो तुम्हें ज़ाहिर है वो मेलबर्न भी जाना होता है। तो एनीवे
टिल देन फिर इंशाल्लाह ताला फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब डॉक्टर मसरूर से हमारी काफ़ी सैरासिल गुफ्तगू रही, अब इसको थोड़ा सा हम इस चीज़ को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि 21 टाइप्स हमारे सामने आ रही हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। कुछ जो अहम टाइप्स थे उनमें हमने ज़्यादा डिस्कशन कर ली, बाकी चीज़ें हैं वो फिर कभी हम किसी और हवाले से देख लेंगे। इन सब चीज़ों का जो मुद्दा था या ऑब्जेक्टिव था या है, वो सिंपल ये है कि हमें समझ आ जाए कि हमारे अंदर किस तरह की शख्सियत की खुसूसियात ज़्यादा हैं और उसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो खुसूसियात नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं, एक्सेसिव तो नहीं, या उन खुसूसियात की वजह से हमसे जो मुंसलिक जो लोग हैं उनको तो हम परेशान नहीं कर रहे, या हमारे इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग के जिनकी शख्सी खुसूसियात की वजह से हम लोग तो परेशान नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। तो जहाँ ऐसा हो तो वहाँ हमें एक बल्ब जलना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये पर्सनैलिटी टाइप से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है मामला। और यहाँ पे फिर हम, जैसे मसरूर ने बात की कि हम अपने आप को एजुकेट करें, दैट इज साइको एजुकेशन। और इसमें कहीं अपने आप को ये इसमें ना लेके जाएं कि ये नफ्सियाती, ये लफ्ज़ नफ्सियात को बहुत बुरा समझा जा रहा होता है हमारे माशरे में। तो इसको आप कोशिश करें कि इसका लेबल आप लगाएं अपने ऊपर। जैसे मैं सब लोगों से कहता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा तो इशूज़ मेरे साथ रहते हैं, और रहते हैं तभी मैं कोशिश करता हूँ, या जैसे भी मसरूर से बात हुई कि डिफ़िकल्टीज़, जितना ज़्यादा आप डिफ़िकल्टीज़ को एंड्योर करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जितना ज़्यादा टॉलरेंस लेवल को आप अपना इन्हांस करेंगे, उतना ज़्यादा आप समझ लीजिए कि आप अपने अंदर एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाएंगे। हमें अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्ड पेशेंट के साथ रहना पड़े, हमें अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पेशेंट के साथ रहना पड़े, उसमें जिस चीज़ को मैं एजुकेट करता हूँ, जिस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जिस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो टॉलरेंस है, वो एंडोरेंस है। कोई भी मामला हो, कोई भी कैफियत हो, कोई भी हालात हो, तो उसमें अगर हमारा टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारा पेशेंस लेवल अगर ज़्यादा होगा हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, और हमारा समझने वाला लेवल ज़्यादा होगा, हम चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें, अपने अंदर उतार सकें, तो उस सूरत के अंदर हम ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ अपने मुश्किल मामलात को बरत सकते हैं। और उसके लिए जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं वो ये हैं कि जैसे अभी मसरूर ने बड़ी अच्छी बात की, क्रिटिसाइज ना करें, कन्फ्रंट ना करें, नेगोशिएट करें, ट्रिगरिंग इवेंट्स पे नज़र रखें कि वो ट्रिगर ना हो। बिल्कुल सही। तो इन चार चीज़ों के साथ साथ आप अपनी तरफ अपने लिए आउटलेट्स तलाश करें कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलैक्सेशन, स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन, उसके लिए आपके अपने पास क्या ज़राए हैं। तो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड इन योर एरियाज, जो हम पहले अपनी किसी एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, हमारी पर्सनैलिटी के जो दूसरे टाइप वो हैं डायमेंशंस जो हैं, उनको अगर हम रिलैक्स कर सकें तो हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी किसी भी डिफ़िकल्ट आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने के। मुझे डॉक्टर साहब आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी और हमेशा से लगती है कि जहाँ पर बात आती है कि स्पिरिचुअल जो है, आप अपने आप को कितना आगे लेके जाते हैं, कितना अपने आप को स्पिरिचुअल, अपने आप को स्ट्रांग करते हैं और कितना आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हमारी खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एक लिंक खुदा से जाके मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, हम लोग चाहे कितने ही बड़े अच्छे साइंटिस्ट क्यों ना बन जाएं, साइकेट्रिस्ट क्यों ना बन जाएं, कितनी अच्छी मेडिकेशन क्यों ना दे दें, लेकिन जब तक अल्लाह की रजा शामिल नहीं होगी शिफा नहीं मिलेगी। बेशक। और अगर शिफा नहीं भी मिलती तो इसका मतलब है अल्लाह की रजा कुछ और है, हम उसमें टांग अड़ा रहे हैं, वहाँ गड़बड़ है। तो वो सब चीजें हमें सब्र सिखाती हैं। बिल्कुल ऐसे अगर हम सब्र सीख लेते हैं, बर्दाश्त सीख लेते हैं, तो फिर आई थिंक कि बहुत सारे मसले हमारे यहाँ हल हो जाते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे रोज़ों की हालत में, ट्रैफिक सिग्नल ब्लॉक, तो वहाँ मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को, जो भी मिलने जुलने वाले, सबको यही मैसेज देता हूँ कि यार देखो, वो तो अब आप नहीं उसको क्रॉस कर सकते ना, फंस गए। तो बजाय इसके कि अपने उस इमोशन को एंगर में आप ढालें और उसमें गाली गलोच गुस्सा में कन्वर्ट करें, आप खामोशी से आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। बिल्कुल सही। तो जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ लीजिए कि आपको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपके जो एंडोर्फिन बढ़ रहे हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपका डोपामिन लेवल जो सर पे चढ़ के बोल रहा है और आपको गुस्से की तरफ उकसा रहा है, वो एकदम ठंडा हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। आप काम, क्वाइट, रिलैक्स, हंसते मुस्कुराते हुए अपने वक्त का इंतजार करेंगे, सिग्नल ग्रीन होगा, आप निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसी पे मैंने जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ी हैं जो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उसके ऊपर मैं कुछ अपने जो है जो स्टडी है वो शेयर करना चाहूँगा, बट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था, अभी डिस्कशन आपसे चल रहा था, आपकी बात 100% नहीं 200% मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि इंसान जब नमाज का वज़ू करता है, अगर उसका बीपी हाई है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जब वो नमाज के लिए सजदा करता है तो ब्लड की सर्कुलेशन इस तरह से जाती है, जो कि तहकीक बता रही है, और इस तरह से जाती है कि उसका बीपी जो है और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। इसी चीज़ को जब वो योगा में या एक्सरसाइज में लेके जाते हैं तो ऑल आर द सेम थिंग्स, क्योंकि 5 दफ़ा नमाज का वज़ू करना, मसा करना, मसे करने से जिस तरह से हुक्म है कि ये नसें जो है वो उसको सॉफ्ट कर देता है, जो हमारा नैरो सिस्टम जो है जिसको वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा था उसको कंट्रोल कर लेता है, जो हमारा वज़ू का मसा होता है। इसी तरह से 5 वक्त का जब हम वज़ू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर तहारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं। इसी तरह से जब हम नमाज का एहतराम करते हैं, हम सजदे की हालत में जाते हैं, तो उस वक्त एक झुकाव जो है हमारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें रहा है कि जब भी गुस्सा ओवर द पीक होता है किसी भी इंसान का, मैं अगर अपनी बात करूं, किसी और की क्यों करूं, तो उस वक्त नमाज का वज़ू करके और नमाज के लिए जा नमाज पे खड़े हो जाते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि कंट्रोल हो जाता है बहुत ज़्यादा। ट्रू। जिस तरह से आपने कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप दुरूद शरीफ की तस्बीह शुरू कर दें, ठीक है। इसी तरह से घर के अंदर हैं तो आप फ़ौरन जो है नमाज का वज़ू कर लें, चाहे टाइम कोई सा भी है। नवाफिल के लिए कोई टाइम नहीं होता, सजदे के लिए कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। नमाज का वज़ू करें और सजदे की हालत में चले जाएं। मैंने तो आपको शॉर्टेस्ट वे बता दी कि आपको मतलब कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही आप बात मतलब नमाज के लिए तो चले, आपको थोड़ा बहुत एहतमाम करना पड़ेगा ना। यहाँ तो अल्लाह ताला ने खुली इजाजत दी है यार कि आप मेरे नबी को आप बस। मैंने आज एक प्यारी सी एक क्लिप मेरे नज़रों से गुजरा, उसमें था कि हर इबादत आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन दरूद पाक एक ऐसी इबादत में शुमार होता है कि जब तक वो ना चाहे, उसकी मोहब्बत ना हो, आपके मुंह से दरूद पाक नहीं निकलता। ट्रू। अल्लाह जिसको ये अपने एक करीब बहुत करना बड़ी और चाहता है डीप वो उसको दरूद पाक पढ़ने की, बार बार पढ़ने की नसीब कराता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी गहरी बात थी जो दिल पे छा गई कि वाह क्या बात है। बस अब ये वो चीज़ है कि जिसमें हम कोई भी डिसऑर्डर हो किसी भी तरह का, तो उसमें हमें उससे निपटने के लिए अल्लाह ताला जो बर्दाश्त है, तहम्मुल है, वो हमें दे देता है। बेशक ऐसे, तो उसमें हमें चलना चाहिए। तो एनीवे जो हमारा टॉपिक था, जो पिछले 3 एपिसोड से हम चला रहे थे, पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। फिर कभी किसी और एपिसोड में हम किसी और पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हाईलाइट कर लेंगे। अच्छा, इसमें पर्सनालिटी को रीड करने के हवाले से अचानक मेरे ज़हन में आया कि पर्सनालिटी को रीड करने के लिए माशाल्लाह आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें पाम के लिहाज से और लकीरों के लिहाज से, और कुछ लोगों को देखा कि माथे की लकीरों को भी रीड करते हैं, कुछ पाँव की लकीरों को भी रीड करते हैं, कुछ हाथ की लकीरों को रीड करते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ से उसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ इसी तरह से उसको स्टोन्स के अंदर भी लेके आते हैं कि ये मुख्तलिफ इल्म तो हैं अपनी जगह पे। देखिए, शख्सियत को समझने के लिए इंसानी तारीख जब से डेवलप हुई है, या इंसान ने जब से सोचना शुरू किया, शऊर हासिल किया, तो ये तजस्सुस और क्यूरियोसिटी तो रही है, हर दौर में रही है, अब और बढ़ गई है। अब आप सब लोग वाकिफ ही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म से। तो मेन ऑब्जेक्ट तो यही है कि पर्दे के पीछे क्या है, तो उसके पीछे जो इंसान की अपनी नफ्सियात, शख्सियत अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, उसके बारे में जानना और जांचना आज भी वो राज है, वो एक दो है लोगों की कि उसके पीछे लगे हुए। उसमें जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, तो जैसे एक टर्म तो आप सब लोग वाकिफ हैं साइकोलॉजी की टर्म से, नफ्सियात की टर्म से। बिल्कुल ऐसे एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी। बिल्कुल सही, यानी बियॉन्ड साइकोलॉजी, यानी हर वो चीज़ जो हद अकल में नहीं आ सकती, जिसको आप कोई रिसर्च, बाकायदा रिसर्च बेस्ड नहीं कह सकते, क्योंकि अब उस पर भी रिसर्चेज हो रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, या जैसे कैफ शनासी हो गया, वगैरह वगैरह, देयर आर सो मैनी उलूम, स्टोन्स का इल्म हो गया। तो उन सब की मदद से बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम इंसान की शख्सियत को समझ लें। अब जैसे थोड़ा बहुत मैं भी पिछले 25-30 साल से सीख रहा हूँ, अभी भी तालिब इल्म हूँ पामिस्ट्री के हवाले से, या थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के हवाले से। तो जब मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स या नए लोग, मिलता हूँ मैं जिनसे,
तो कोशिश मेरी होती है कि उनके हाथों की लकीरों को देख लूँ। तो उसमें मुझे सहूलत होती है कि मुझे 5-6 मिनट के अंदर उनकी शख्सियत के जो बुनियादी जुज़ियात हैं प्लस माइनस उनका आइडिया हो जाता है, उनके थॉट प्रोसेस का आइडिया हो जाता है, उनकी फीलिंग्स का आइडिया हो जाता है, उनकी डील करना इजी हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप का आइडिया हो जाता है। फिर मुझे उनको सजेशन देने में आसानी होती है कि भाई इसको नीले कपड़े पहनाने, पीले कपड़े पहनाने। बिल्कुल सही। क्योंकि अब जो साइकोलॉजी के जो मुरव्वजा जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हम दायरे के पूरी दुनिया से अभी 200 साल 300 साल पीछे ही चल रहे हैं, तो वो जो चल रहे होते हैं उसमें वो साइकोलॉजिस्ट जो बेचारे वो घंटों लगे रहते हैं और पता नहीं 6-6 महीने तक तो सिर्फ सेशन चल रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो एक कबूतर निकाल के लाते हैं और उस वक्त तक कबूतरों की 25-30 जनरेशन पैदा कर चुका होता हूँ। तो बहुत फर्क होता है। सारा खेल टाइम को आपने मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है। इस बार भी हम बात कर चुके हैं। तो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन आपने कैसे करनी है, तो उसके लिए ये उलूम जरूरी है। तो कोशिश करेंगे कि अगला एपिसोड हम उन सारे पैरासाइकोलॉजिकल तरीकों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें, जिसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पामिस्ट्री, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी उसको हम कवर अप करें। तो नेक्स्ट एपिसोड का पहले से आपको बता देता हूँ मैं, ताकि कोई सरप्राइज ना रहे। तो उसमें पैरासाइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी के जुमरे में पामिस्ट्री एंड थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जो आप बता रहे हैं, और न्यूमरोलॉजी यस डेफिनेटली, मतलब जो थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को हमने थोड़ा सा हाईलाइट करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज के लिए काफ़ी है। पर्सनैलिटी टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया। आज हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे उनको ख़त्म किया। आई थिंक ये प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसा डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब किया और आने वाले एपिसोड के लिए पहले से अनाउंस कर दिया, तो अब वो एक सरप्राइज़ नहीं रहा। डेफिनेटली आपके साथ साथ हम भी इंतज़ार करेंगे इस आने वाले एपिसोड का, कि जिसमें पामिस्ट्री एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, नंबरोलॉजी है और ये सारे अलूम स्टोन्स के हवाले से, बाकी हवाले से, तो वो हम जान पाएंगे कि ये जो है किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ से चल पड़े। ये अलूम अपनी जगह मौजूद हैं, ये बहुत पहले से मौजूद है। इल्म जाफ़र हो गया, दूसरे अलूम हो गए, उसमें हर इल्म अपनी एक जगह रखता है। और इस्लाम के अंदर, हर मज़हब के अंदर ये हुक्म है कि आप इल्म हासिल करो जहाँ तक हो सके। और सिर्फ इल्म हासिल ही नहीं करना होता। आज एक डिस्कशन जो है ऑफ द कैमरा डॉक्टर साहब से हो रहा था, डॉक्टर साबिर साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि यार मैं तो इल्म हासिल करता रहता हूँ और इल्म हासिल करने के लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, जिस कंडीशन में भी, और मैं जा रहा होता हूँ और पे कर रहा होता हूँ और वो हासिल कर रहा होता हूँ, चाहे उसमें कुछ दोस्त ना करना चाहें या ना कर रहे हों, वो एक अलग मैटर है, वो उनकी सोच है। और अक्सर ये ऑब्जेक्शन भी मिलता है कि यार वाई आर यू गेटिंग दिस नॉलेज, जब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन अभी भी मैं डॉक्टर साहब को सलूट पेश करता हूँ कि इतना नॉलेज होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि अभी तो मैं तालिब इल्म हूँ, अभी तो मुझे और इल्म हासिल करना है, अभी तो मैं रोज़ एक नई चीज़ सीख रहा होता हूँ, अभी तो रोज़ एक नया इल्म सीख रहा होता हूँ। इसी में लास्ट वीक में भी उन्होंने बहुत सारे सेशन जस्ट लर्निंग के पॉइंट, जो कि मेरे हिसाब से उनसे बहुत जूनियर होंगे, जहाँ पर वो सेशन अटेंड करके लोगों से मिले, इस हवाले से, इस नीयत के साथ कि यार वहाँ से कुछ मिल जाएगा, वहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से कुछ हासिल हो जाएगा। तो इल्म के लिए तो हमें हुक्म है ना कि इल्म के लिए चाहे चीन तक जाना पड़े, लेकिन चीन तो अब बहुत करीब हो गया हमारे लिए। अब तो हमारे लिए वो घंटों का सफ़र हो गया जो सालों पे होता था। तो अब ना चीन दूर है, ना यूरोप दूर है, ना अमेरिका दूर है हमारे लिए। अब तो बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन मकसद वही था कि आप इल्म हासिल करो, चाहे जिस तरह और जब तक जिस तरह भी आपको हासिल होता रहे, आप उसको करते रहें। सिर्फ हासिल ही नहीं करना, हमें उस इल्म को आगे बढ़ाना भी है, आगे बताना भी है। इल्म और रिज़्क, अल्लाह ताला ने एक ऐसी दो चीज़ें अता की हैं जिसको बांटने से ये बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो याद रखिएगा व्यूअर्स, और इस तरह से इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि इल्म और रिज़्क हमेशा बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। ये खुदावंद रब्बी का जो है वादा है और इसी पे हमें अमल करना है। इजाज़त चाहूँगा आपसे इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।